नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेवर गिव अप चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी डरावनी कहानी में जहां रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला आपको अंत तक बांध कर रखेगा। पेश है खौफनाक होटल का कमरा नंबर 13। तो चलिए डर के इस सफर को शुरू करते हैं। रवि और श्रुति, दिल्ली के एक नवविवाहित जोड़े ने अपनी पहली सालगिरह मनाने के लिए हिमाचल की सुदूर वादियों में छुट्टियां बिताने का फैसला किया। दोनों को एडवेंचर और रहस्यमयी कहानियों का शौक था। उन्होंने अपनी एसयूवी में सफर शुरू किया, रास्ते में हरे भरे जंगलों और घुमावदार पहाड़ी रास्तों का लुत्फ उठाते हुए। जैसे जैसे रात करीब आती गई, सड़कों पर सन्नाटा छा गया। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर से हुई। उसने उनकी कार को रोककर कहा, अगर तुम्हें सच में हिमाचल की खूबसूरती देखनी है तो साइलेंट स्काई होटल में रुकना, लेकिन एक बात याद रखना, वहां का कमरा नंबर 13 मत लेना। यह सुनकर रवि हंसते हुए बोला, आपका मतलब है कि वो कमरा भूतिया है? बूढ़े ड्राइवर ने गंभीरता से कहा, मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। वो जगह, वो कमरा, वहां जाना खतरनाक है। श्रुति ने इसे मजाक समझते हुए कहा, चलो इस जगह को और दिलचस्प बना देते हैं, हम तो उसी कमरे में रुकेंगे। कुछ घंटों बाद उन्होंने साइलेंट स्काई होटल के पास अपनी कार रोकी। होटल बेहद पुराना और डरावना था। उसकी खिड़कियां टूट चुकी थीं और दीवारों पर समय की मार साफ दिख रही थी। रिसेप्शन पर पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि माहौल में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। रिसेप्शनिस्ट, एक अधेड़ उम्र का आदमी, चुपचाप अपनी पुरानी किताबों में डूबा हुआ था। जब रवि ने कहा कि वे होटल में रुकना चाहते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, कमरा नंबर 13 खाली है, लेकिन क्या? श्रुति ने उत्सुकतावश पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, उस कमरे में अजीब घटनाएं होती हैं। जो लोग वहां ठहरते हैं या तो गायब हो जाते हैं या उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। मेरे सुझाव को मानो और दूसरा कमरा लो। श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम डरने वालों में से नहीं हैं, हमें कमरा नंबर 13 ही चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने बिना कुछ कहे उन्हें चाबी दे दी। कमरा नंबर 13 होटल की तीसरी मंजिल पर था। कमरा अंदर से बड़ा और पुराना था, लेकिन उसमें एक अजीब सा डरावना एहसास था। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों में कुछ चेहरे धुंधले और डरावने लग रहे थे। एक कोने में एक लकड़ी की अलमारी थी, जिसके दरवाजे पर खरोंच के निशान थे। रात के 12 बजते ही चीजें अजीब होने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुल गईं और हवा में एक सरसराहट सुनाई दी। बाथरूम से किसी औरत के रोने की आवाज आई। रवि ने दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उनकी नजर शीशे पर गई, जहां खून से लिखा हुआ था, तुमने इसे जगा दिया है, अब तुम बच नहीं सकते। यह देखकर श्रुति चिल्ला उठी। दोनों ने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और वहां से एक पुरानी लाल साड़ी में लिपटी हुई परछाई निकलकर उनके सामने आ गई। तुम लोग क्यों आए हो? यहां से चले जाओ, वरना तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे, परछाई ने गहरी आवाज में कहा। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने हंसते हुए कहा, यह कमरा मेरा था और अब यह मेरा रहेगा, तुम इसे वापस नहीं ले सकते। तभी खिड़की से एक तेज झोंका आया और कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में श्रुति ने रवि का हाथ पकड़ लिया। दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। अचानक से दरवाजे पर जोर जोर से खटखट की आवाज होने लगी। जब दरवाजा खुला तो रिसेप्शनिस्ट वहां खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल और चेहरा डरावना लग रहा था। उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, अब तुमने इसे जगा दिया है, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? रवि ने कांपती हुई आवाज में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें होटल के नीचे बने तहखाने में जाने को कहा। सच्चाई का सामना करो, तभी तुम बच सकते हो। तहखाने में घुसते ही उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखा। उस दरवाजे पर लिखा था, जो भी यहां आएगा उसे अपने पापों का हिसाब देना होगा। दरवाजे के अंदर एक बड़ा कमरा था, जहां दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था, जिसमें से लगातार अजीब आवाजें आ रही थीं। तभी आईने से एक परछाई निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। तुम दोनों झूठे हो, तुम्हारे पाप तुम्हें यहां खींच लाए हैं। अपने गुनाह कबूल करो, वरना तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकोगे। श्रुति ने रोते हुए कहा,
हमने क्या गलत किया है। परछाई ने उन्हें उनके पिछले गुनाह दिखाए। एक बार जब रवि ने धोखे से अपने दोस्त को नुकसान पहुंचाया था और एक बार जब श्रुति ने अपने फायदे के लिए झूठ बोला था। रवि ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि हमारे काम हमें यहां तक ले आएंगे। तभी परछाई ने कहा, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना होगा। रवि और श्रुति ने एक साथ कहा, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तभी कमरे में रोशनी चमकने लगी और दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे कहीं गहरी खाई में गिर रहे हों। जब उनकी आंखें खुलीं तो वे होटल के बाहर थे। सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ रही थी। रवि और श्रुति को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बुरे सपने से बाहर निकले हों। उनकी गाड़ी होटल के बाहर उसी जगह खड़ी थी जहां उन्होंने पार्क की थी, लेकिन अब होटल की इमारत खंडहर में बदल चुकी थी। दीवारें टूटी हुई थीं और खिड़कियां बेजान नजर आ रही थीं। श्रुति ने कांपती आवाज में कहा, क्या हमने सच में वो सब देखा या यह बस एक भ्रम था? रवि ने अपने फोन को चेक किया। घड़ी में समय सुबह 7 बजे का दिखा रहा था, लेकिन उनका फोन पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका था। गाड़ी स्टार्ट करते ही उन्होंने महसूस किया कि पेट्रोल टैंक पूरी तरह खाली हो चुका था, जबकि उन्होंने सफर के दौरान इसे फुल करवाया था। अचानक उन्हें होटल के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। श्रुति ने रवि को मना किया, हम यहां से तुरंत चले जाएं। मैंने इतना डर कभी महसूस नहीं किया। लेकिन रवि ने जिद करते हुए कहा, अगर वहां कोई फंसा हुआ है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दोनों ने गाड़ी से उतरकर होटल की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि होटल का रिसेप्शन अब पूरी तरह खाली था। टेबल पर रखी पुरानी किताबें और दस्तावेज धूल से ढकी हुई थीं। हर कोने में मकड़जाल फैला हुआ था, लेकिन दीवार पर एक नया संदेश खून से लिखा हुआ था, तुम वापस क्यों आए? भागने का कोई मौका नहीं। रवि ने श्रुति को संभालते हुए कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हर जगह से तेज हंसी और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। रवि और श्रुति ने देखा कि कमरे में एक बार फिर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा अधिक डरावना और विकृत था। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थीं और उसकी आवाज पूरी जगह गूंज रही थी, तुम लोग मुझसे भाग नहीं सकते, यह जगह तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? उसने जवाब दिया, मैं मंजुलिका हूं, इस होटल की पहली मालिक। कई साल पहले मेरे पति और मैंने यह होटल खोला था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। मेरी आत्मा इस होटल में फंसी रह गई। जो भी यहां आता है, मैं उसे अपनी कहानी सुनाने पर मजबूर करती हूं, लेकिन अब तुमने मेरे प्राचीन नियम तोड़ दिए हैं। श्रुति ने हिम्मत करते हुए कहा, अगर हम तुम्हें न्याय दिलाएं तो क्या तुम हमें जाने दोगी? मंजुलिका ने हंसते हुए कहा, न्याय? तुम इंसान मुझे न्याय कैसे दोगे? श्रुति ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमें सिर्फ एक मौका दो। हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और हम सच को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेंगे। मंजुलिका ने झिझकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्माएं भी यहीं फंस जाएंगी। मंजुलिका ने उन्हें होटल के पीछे बने तहखाने की ओर इशारा किया, वहां जाओ, तुम्हें मेरी कहानी के सबूत मिल जाएंगे। रवि और श्रुति ने टॉर्च लेकर तहखाने का रास्ता चुना। तहखाने के अंदर अंधेरा और ठंडक थी। दीवारों पर अजीब सी लिपियों में कुछ लिखा था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उन्हें एक पुराना ट्रंक मिला। ट्रंक खोलते ही उन्होंने अंदर कई पुराने दस्तावेज और एक डायरी पाई। डायरी में मंजुलिका की जिंदगी की कहानी लिखी हुई थी। उसके पति ने लालच के चलते उसकी हत्या कर दी थी और इस होटल को बेचने की योजना बनाई थी। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, जिस दिन यह डायरी खुलेगी उसी दिन मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन अगर किसी ने इसे जलाने की कोशिश की तो मैं हमेशा के लिए यहां रह जाऊंगी। जैसे ही दोनों डायरी लेकर वापस आए, मंजुलिका ने उन्हें रोका। अब तुम जानते हो कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या तुम इसे सबके सामने ला सकोगे? श्रुति ने कहा, हां, हम यह वादा करते हैं। तभी मंजुलिका ने कहा, लेकिन तुम झूठे हो, तुम इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह कहते हुए उसने पूरे होटल को हिलाना शुरू कर दिया। दीवारें गिरने लगीं
और अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। रवि ने डायरी को हाथ में पकड़कर जोर से कहा, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सुनकर मंजुलिका की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान कभी नहीं देखे। मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं फिर लौट कर आऊंगी। यह कहते हुए मंजुलिका की आत्मा रोशनी में बदल कर गायब हो गई। रवि और श्रुति ने राहत की सांस ली। उन्होंने डायरी को सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा। इस घटना के बाद होटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, हर कहानी हमें एक सबक देती है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच को स्वीकार करना और न्याय के लिए खड़े होना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल नेवर गिव अप को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।